गुड मॉर्निंग अगेन एंड ये आगे हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था हम शुरुआत करते हैं वितान की क्लास 11 की वितान बुक है जो उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, जो कि चैप्टर है आलो अंधारी। और उसका हमने आधा पार्ट पढ़ लिया था। अभी नेक्स्ट पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे, तो इसके दो पार्ट में, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये चैप्टर है। ओके, तो अभी हम इससे आगे पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि तातूस की बातें सुन मुझे बहुत माया होती है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तातुस की बातें सुन मुझे बहुत माया होती है। मैं सोचती इस तरह से तो कभी मेरे बाबा ने भी मुझे नहीं समझाया। लगता है पिछले जीवन में मैं सचमुच मेरे बाबा ही थे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते। कि तातुस इसे बोलते हैं कि तुम पढ़ा करो, तुम ये करो वो करो, तुम रात को थोड़ी देर पढ़ के सोया करो, तुम्हारे बच्चों को ये कर दो वो कर दो, मतलब सारी चीज़ें उसको समझा रहे हैं। तो बोलते हैं कि तातुस मतलब यहाँ पिता की तरह ही रखते हैं कि हो सकता है कि पिछले जन्म में मेरे पिता ही रहे होंगे, बाबा ही रहे होंगे। थोड़ी देर बाद तातुस ने फिर कहा, मैंने पढ़ने लिखने का जो काम दिया है ना, तुम वहीं करती रहो। तुम जितना समय यहाँ वहाँ के काम में लगाओगी उतना लिखने पढ़ने में लगाओ। तुम देखोगी एक दिन वहीं तुम्हारे काम आएगा, और कुछ करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। इसी तरह से काम चलाओ ना बेबी। और फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। जो भी उनके दोस्त थे तातुस के, वो पूछते रहते थे हमेशा हमेशा कहते रहते हैं कि लिखती जाओ, लिखना बंद मत करो। उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह न कर बाहर जा जाकर दूसरे काम कर रही हो तो वे मुझे ही तो दोष देंगे। कुछ दिन बाद तातुस ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, बेबी तुम अपने लड़के को वहाँ से ले आओ। मुझे उसका वहाँ काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह इसी तरह दूसरों के घर काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह ठीक नहीं। तातुस ने आगे कहा, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहूँगा बेबी कि एक बच्चे का जीवन इस तरह से नष्ट हो जाएगी। उसका बेटा था वो बाहर कहीं काम कर रहा था, तो उसको बोल रहे थे कि तुम उसको भी मतलब थोड़ा समझाओ, मतलब ये ठीक बात नहीं है। बेबी तुम आज ही जाकर उसको भी यहीं पे ले आओ, कि तुम उसको भी यहीं ले आओ, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुस उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह जहाँ रहकर वह घर का काम करते करते कोई और हुनर या लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा घर लेकिन मुश्किल से ही मिलता है। मेरे पास अब मेरे 3 बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। मैं सोचती थी हम लोगों को हिला पहना तो वह रहे ही हैं, और कितना करेंगे हमारे लिए। मुझे सोचते मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता। मैंने तय किया था कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूँगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊँगी। तातु समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूँ। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे। कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल कर मुझे देते और उसी समय खा लेने को कहते। ऐसे लोग आपको ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं। उन लोगों को ऐसा स्नेह देखकर कभी कभी तो मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था। मैं इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर जैसे लोग कहीं नहीं देखे। इसके पहले जहाँ भी मैं रही वहाँ काम के लिए मुझे महीना मिलता था, यहाँ वैसा कुछ नहीं था। तातुस कहते हैं कि बेबी मैं यह समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया जब तातुस की छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 बंधु भी वहीं रहने लगे। अर्जुन दा के वे बंधु बहुत अच्छे थे। वे भी मुझे चाहते थे। मेरे बच्चों से भी बुला बुलाकर बातें करते थे। उनमें एक का नाम सुखदीप था और एक का नाम रमन था। याद रखने की ज़रूरत है, जो रहते थे वहाँ पे अर्जुन दा के 2 बंधु, वो उनका नाम था, एक का नाम सुखदीप और एक का नाम रमन था। अर्जुन दास से मुझे भी ही ज़्यादा अच्छे लगते थे, और क्यों ना लगते। उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे कहते, जबकि अर्जुन दा ऐसा ऐसा कि किसी चीज़ को दरकार होने पर भी कुछ नहीं कहता, बस बिस्तर में लेटा रहता। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, अर्जुन दा कुछ ला दूँ, चाय पीने को खाने को कुछ। मैं सिर्फ सिर लाकर कभी हाँ करता तो कभी ना। उसके बंधु ऐसे नहीं थे। वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। उन दोनों में सुखदीप था कम बातचीत करने वाला था। मुझे लगता था कि वह शर्माता है। रमन दा दूसरी तरह का था। वह इस घर को बिल्कुल अपना समझ कर रहता था। वह मुझे काफ़ी कुछ सिखाता भी था। खाने की नई चीज़ें बनाना मैंने उनसे सीखा। वह मुझसे मेरे बच्चों के बारे में भी बात करता था।
और कभी कभी वह लड़कियों के नो बात करता, वह कहता देखो अभी वे छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने का समय है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर नज़र रखनी होगी, उन्हें उन्हें सब समय खेलने मत देना, नहीं तो उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। रमणदा पहले सोचता कि मेरी कोई लड़की नहीं है, तीनों बच्चे लड़के हैं, मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा है था। और कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमणदा की भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया लिए खेलते देखा। उसने तातुस से पूछा, बेबी का यह लड़का है या लड़की है? उसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुस बोले, क्यों तुम्हें मालूम नहीं? यह तो बेबी की लड़की है। रमणदा ने तब हंसकर कहा, तभी तो, और तो मैं तो समझ बैठा था कि यह भी लड़का ही है। रमणदा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी थी, लेकिन कुछ समय के लिए ही, क्योंकि जल्दी ही उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया था। इस बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुस ने काम दिला दिया था जहां साहब लोगों ने उसे बढ़ाने का भरोसा दिलाया था। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे, कि अब थोड़ा टाइम जाने लगा, क्योंकि वो बड़े भी हो गए थे और बड़े स्कूल में जाने लग गए थे। अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप दा काम पर से लौटकर फौरन सोने लग चले जाते। तातुस ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज़ पार्क में थोड़ा घूम आ सकती हो, बच्चे वहाँ खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहलेगा। उनकी बात मैं मान के मैं रोज़ शाम को बच्चों के साथ वहाँ जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थी, वे वहाँ उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहाँ वे काम करती थी। उनमें से कई मुझे देखकर मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती कि तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता। वहाँ कई जवान लड़के भी आते हैं और उनमें बंगाली भी होते हैं, वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते और मौका नहीं मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बात करते। कोई यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात न करना कैसे संभव है? फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती और न ही अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है यह मैं समझ जाती। तातुस ने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से ज़्यादा बातें न करूं, और तातुस ने ठीक ही कहा था। मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती भी थी कि लोग बातों ही बातों में ऐसी बातें पूछने लग जाते हैं जिनके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा नहीं होती। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह सब देख सुन अब मेरी बाहर निकलने की ही इच्छा नहीं होती, लेकिन बच्चों की खातिर जाना ही पड़ता। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा। उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ वहाँ कोई बातचीत नहीं करता था। वह बच्ची को लेकर आती और उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती। वह पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हंसी मजाक करते। मैं किसी की ओर देखती तक नहीं थी। मैं देखने में नेपालियों जैसी थी, लेकिन उस बच्ची से वह बांग्ला में बात करती थी, जिससे मुझे लगता था कि वह बंगाली ही हो सकती है। उसकी वयस यानी उम्र 20-22 की रही होगी और साफ मालूम होता देता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ है। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती। मैं सोचती थी कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया तो वह खुशी खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा, तुम क्या बंगाली हो? उसने हाँ कहा और फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया। क्या बताया? सुनीति बताया। उस दिन से उससे मेरा अच्छा मेलजोल हो गया और हम एक दूसरे से रोज़ पार्क में मिलने लगे। किसी दिन न मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाबा को खो दिया था जिस दिन उसका जन्म हुआ था। उसी दिन उसकी माँ नहीं रही थी और जब वह 1 वर्ष की हुई तो उसके बाबा की मृत्यु हो गई थी और उसके मामा और दीदी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन में माँ के न रहने से कितना कष्ट होता है वह मैं जानती हूँ। कि सुनीति जिस दिन से अपने घर चली गई उसके एक दिन पहले पार्क में मिली थी और तब तक यह मालूम नहीं था कि वह अगले ही दिन चली जाएगी। उसने मुझसे कहा, तुम कल अपना पता लिख कर ले आना और मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूंगी। मैं अगले दिन अपना पता लेकर पार्क गई, लेकिन वह नहीं आई, वह चली गई। यह बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई थी। उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा था। 2 दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी वह बच्ची अपनी माँ के साथ आई। तब मुझे लगा कि वह चली गई है।
मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला, वह कर भी क्या कर सकती थी। जिनके यहाँ रहती थी उन्हीं के कहने पर तो उसने चलना था। सुनीति के नए रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया था। जितना समय मैं वहाँ बिताती थी उतना मैं पढ़ने लिखने में बिताने लगी कि अब वो भी नहीं जाने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे नानी दिया गया है, मतलब दीदी माँ का मतलब होता है यहाँ पे बंगाली में नानी। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातुस ने फ़ोटोकॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। तातुस हठात एक दिन मुझसे बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक होकर उनकी ओर देखती रही और फिर बोली, मेरी चिट्ठी? मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी। अब मैंने कहा, सुनाइए ना, देखूं क्या है लिखा है उन्होंने। तातुस ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा, और तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। तुम्हारे तातुस ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बंगला में नहीं लिख सकता। मैं बंगला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुस से 1 वर्ष बड़ा हूँ। इस वयस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर वह अब संभव नहीं है। तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुस के पास से बंगला अभिधान, अभिधान मतलब शब्दकोश जो होता है, जैसे डिक्शनरी जैसा बोलते हैं, अभिधान शब्दकोश याद रखने की ज़रूरत है। अब अभिधान वर्ड शब्दकोश लेकर रोज़ उसे पलटा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा थी। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। मेरे एक बंधु ने कहा कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। आशा करता हूं तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है। आशीर्वाद के साथ यही समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा? उस अच्छा लगने की तो कोई बात ही नहीं थी। फिर मेरी लिखावट भी ख़राब है और लिखने में भूलें इतनी थी कि उसका कोई ठिकाना भी नहीं था। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा बेबी सोच रही है। मैंने तातुस से पूछा कि मैंने जो लिखा है वह उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा, तो तातुस बोले, वह तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच कुछ नहीं समझती। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुस ने कहा कि तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो, उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। तातुस की बातें मैं अनसुनी न करती तो क्या करती, जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमन दा, सुखदीप दा तो थे ही। उनके बंधु समित दा, रजत दा, राहुल दा का भी आना जाना लगा ही रहता था। वे सब भी तो मुझे चाहते थे और मेरे साथ तातुस जैसा ही व्यवहार करते थे। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी। एक दिन भूल से तातुस की बात मान दिन में ही उनसे अपने पढ़ने लिखने की बात करने में लग गई तो एक कांड घट गया। रमन दा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लग गई थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वह खाना खाने बैठ गए। खाने की प्लेट में कोई गंदगी न पड़ जाए या मक्खी वक्खी न बैठ जाए, इसलिए मैंने उसे उल्टा कर रख दिया। भूख के मारे रमन दा ने इसका ख्याल ही नहीं किया और सब सब्जियां उस पर ले ली। उन सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी प्लेट से नीचे जा गिर रही है। मैं खाना छोड़ अवाक हो उसे देखने लगी और कुछ क्षण बाद उसके समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहे हैं। मतलब जैसे प्लेट में नहीं रखते हम लोग, ऐसे उल्टा करके प्लेट को रख देते हैं, वैसे उसने धो के रख दिया कि प्लेट में कुछ गंदा ना लग जाए, और उन्होंने वैसे ही उसी के ऊपर डाल के खाना खाना शुरू कर दिया। अब रोटियाँ तो ठीक है, लेकिन तरी वाली सब्जी तो बिखरेगी ना ऐसे ऐसे करके। वह वहीं बैठा न जाने क्या क्या सोचकर खूब हंसने लगा। मैंने तातुस से पूछा, रमन दा किसके साथ बातें कर हंस रहे हैं? तातुस बोले, और कौन है वहाँ? मैंने कहा, और तो कोई नहीं है उस कमरे में। और इतना कहकर मैं वहाँ चली गई और देखा कि रमन दा हंस ही जा रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ रमन दा? वह कुछ न कहे, बस हंसता ही रहा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। वह हंसते हंसते बोला, देख बेबी, देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। हंसते ही हंसते मैं आकर मैंने तातुस को बताया कि जोर की भूख लगी होने से रमन दा ने बिना अपनी प्लेट की ओर देखे उल्टी प्लेट में खाना खा लिया। तो किसने खाया था? रमन दा ने।
वह भी सुनकर हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे, उनकी हंसी उनकी अपनी तरह की थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हंसी थम ही नहीं रही थी। यह देखकर तातुस बोले, बेबी तुम क्या हंसती ही जाओगी, खाली हंसने से ही सब थोड़ी हो जाएगा। मेरी बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है, उनका जवाब भी तो तुम्हें नहीं देना होगा क्या? मैंने कहा, चिट्ठी? यह चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुस बोले, क्यों नहीं होगा? तुमसे जैसे बने वैसे ही लिखो, लिखते लिखते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई, कभी किसी को चिट्ठी विट्ठी तो नहीं लिखी, लेकिन ये यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पात्र। कुछ समझ में नहीं आता, कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं था। मैंने तातुस से पूछा, मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी? तातुस बोले, यह तुम ही सोच कर देखो, बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। जेठू मतलब यहाँ पे पिता के बड़े भाई, यानी ताऊजी को बोलते हैं जेठू, पिता के बड़े भाई, पिता के बड़े भाई, हाँ जेठ हो गए। तातुस बोले, तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का सिर पैर मैं नहीं जानती थी, फिर भी जैसे बन पड़ा लिखा। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिय बेबी तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी, क्या लिखूं सोचते सोचते इतनी देर हो गई। 4-5 दिन हुए मैं यहाँ किताबों के बाज़ार गया था, वहाँ बंगला किताबें देखकर इच्छा हुई कि सारा बाज़ार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूँ। लोग वहाँ मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे, मैं अवाक होकर देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया है, जानकर बहुत खुशी हुई। तुमने बिल्कुल ठीक लिखा था कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुस और मैं बहुत चिंतित हूँ। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। आशापूर्णा देवी का आखिर खाचार पाखी कैसा लग रहा है, तुम्हें तातुस ने जरूर बताया होगा। आशापूर्णा देवी घर के सारे काम काज निपटाकर उस समय चोरी चोरी लिखती थी, जब सब लोग सो जाते थे। उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी वह बहुत कम निकली थी। और मैं और तातुस दोनों ही आशापूर्ण देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया की खबर रखते थे, जबकि हम में उनकी कानी उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। तुम दूसरी आशापूर्ण देवी हो सकती हो, यह बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा, मेरा प्यार लो तुम्हारा जेठू। जेठू इस तरह मेरा उत्साह बढ़ाते, अकेले जेठू ही ऐसा करते यह बात नहीं थी, और भी कई लोग थे। दिल्ली में जेठू और तातुस के एक बंदे रमेश बाबू थे। मैं जो लिखती वह सब तातुस उन्हें फ़ोन पर सुनाते। एक दिन फ़ोन पर बात करते करते के बाद वह मुझसे बोले, देखो तुमने ये जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत अच्छा लगा, एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। मैंने पूछा, यह एनी फ्रैंक कौन है? एनी फ्रैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी शायद 9th में चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आप पढ़ना इसको ज़रूर। तातुस ने तब मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकालकर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई। शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती, वह मेरी ही वयस की थी और जेठी की बंधु भी थी। वह कलकत्ता ही में कहीं पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता था कि वह मुझसे कितना स्नेह करती थी। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती कि सचमुच इतने दिनों के बाद मुझे एक सहेली मिली है। मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था। उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर बार बार इच्छा होती थी कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, यह करूं, वह करूं, उनसे पूछूं, शर्मिला दी हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या नहीं, मिलने पर मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। एक दिन घर में एक अलमारी की चीज़ें पहुँचते समय मैंने वहाँ एक छोटा एल्बम देखा, फ़ोटो एल्बम देखा। मैं उस खोल कर तस्वीरें देखने लगी। उसमें से अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीर थी। एक तस्वीर में जेठू, उनकी एक तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुन दा। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन तस्वीरों में देखा था, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती थी। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने की तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज़ काट कर भी रख देती। शर्मिला दी लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपती रहती थी। वह मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरे बच्चों की हालचाल पूछती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। चिट्ठियों में हम जो बातें करते थे वह शायद मिलने पर न हो पाती। फिर सोचती थी कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक। मेरा उत्साह बढ़ाने वाले में जेठू में के एक बंगाली बंधु और आनंद भी थे। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा था कि आपकी रचना भी अच्छी लगी,
स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं है। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करें। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सके। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था। उस लेख को पढ़कर भी मुझे अच्छा लगता था। वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया हो ऐसी बात नहीं थी। मेरे कहने पर तातुस ने वह मुझे समझाया था, फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रही कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुँचे। मैं उस समय किचन में थी। खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैंने ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई तो काफ़ी देर तक मैं बाहर निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटा? मैं बोली, बाबू आपके शरीर का यह हाल कैसे हो गया? बाबा बोले, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ, बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, ठीक है, सब ठीक है, स्कूल गए हैं। मैं तातुस के पास दौड़ी गई और बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुस बोले, उन्हें घर में बिठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई और पूछा, चाय बनाऊं? तो मैं बोले, नहीं, रहने दो, इतनी गर्मी में चाय। मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत बनाकर उन्हें दे दिया। गिलास हाथ में लिए मैं बोले, तू तू भी थोड़ा ले ले बेटा। मैंने कहा, नहीं बाबू, अब मैंने अभी अभी चाय पी है। माँ कैसी है? बोले, ठीक है, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है। मैंने सोचा, करेगी क्यों नहीं। 2 वर्ष हुए जा रहे हैं, अभी तक तो दूरी के कारण मिलना जुलना भी नहीं हो सका। अभी 2-1 दिन के लिए वहाँ चली जाऊँ तो शायद वहीं झगड़े फिर से शुरू हो जाएंगे। मैं अब और वहीं सब भोगने को तैयार नहीं हूँ। यहाँ आकर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं और एक ही जैसा खटते कमाते हैं। यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती, तब शायद मुझे उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। बाबा के साथ इधर उधर की काफ़ी बातें करते करते मैंने पूछा, कलकत्ता की क्या खबर है? मेरा भाई कैसा है? माँ कैसी है? बाबा बोले, माँ, तेरी माँ, तूने कुछ सुना नहीं लगता है, क्यों? बाबा तेरे मुंह की ओर थोड़ी देखते रहे। वह शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं यह रोने धोने लग पड़े। इसे सच सच बताना ठीक होगा या नहीं? शायद बता ही देना चाहिए, क्योंकि यह तो अभी भी यही सोच रही है कि उसकी माँ जीवित है। ऐसे में न बताना तो भूल ही होगी। बाबा शायद यही सोच रहे थे। उन्हें चुप देखकर मैं बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो वह चौंक गए। मैंने देखा उसकी आंखें भर आई हैं। तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही। मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू? माँ की तबीयत तो ठीक है? बाबा रुंध गले से बोले, तेरी माँ तो 6-7 महीने पहले ही दुनिया छोड़कर चली गई।